देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने सर सेक्शन 9 शुरू किया था। और सेक्शन 9 के अंदर हम पढ़ रहे थे कि ऐसी इनकम जो कि एक्रू और अराइज इंडिया में नहीं होती हैं, बावजूद उसके वो एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती हैं। यानी कि हम पढ़ रहे थे इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने में लगता है कि ये इनकम जो है ये इंडिया में नहीं अर्न हुई है, इंडिया में एक्रूअराइज नहीं हुई है, लेकिन सर्टन चीजें हम पाते हैं तो हमारे को पता लगता है कि ये हम मान लेंगे कि इनकम एक्रू और अराइज हुई है इन इंडिया में। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने पढ़ा था सर बिजनेस कनेक्शन। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? बिजनेस कनेक्शन। कि बिजनेस कनेक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने पढ़ा था बिजनेस कनेक्शन को बहुत ज्यादा डेप्थ में। और उसके बाद में ऐसी भी चीजें पढ़ी थी कि इनको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते, उनको हमने बिजनेस कनेक्शन मानने से एग्जम्प्ट कर रखा था, सो दैट वो इनकम एक्रू और अराइज इंडिया में ना मानी जाए और उसके ऊपर इंडिया में टैक्स ना लगे। अब इसी के अंदर बिजनेस कनेक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इज इनकम इन इंडिया। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज कोई ऐसी इनकम है जो एक्रू और अराइज इंडिया में नहीं हुई है, आउटसाइड हुई है, लेकिन वो एक ऐसे सोर्स से एक्रू और अराइज हुई है जो कि लोकेटेड है इंडिया में, तो इसको मान लिया जाएगा कि ये इनकम जो है वो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज हुई है। तो इस चीज को आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा कि हमारे पास में ऐसी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या एसेट जो कि सिचुएटेड है इंडिया में, उसको हम क्या मान लेते हैं? डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। जैसे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है कि हमारा जो रेंट था वो हमने पे किया आउटसाइड इंडिया फॉर यूज ऑफ मशीनरी और बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया। अब देखो, मेरे पास में मैंने कोई रेंट पे किया, मेरे पास में कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, किसी फॉरेनर ने, किसी नॉन रेजिडेंट ने अपनी प्लांट एंड मशीनरी को यूज करने का अधिकार मुझे यहाँ इंडिया में दिया हुआ था और मैंने उसे रेंट पे किया बाहर ही, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से मैंने यहां से रेंट पे कर दिया उनको। ठीक है जी। और रेंट पे किया बाहर, लेकिन मशीनरी या बिल्डिंग जिसको कि मैंने रेंट पे ले रखा है वो कहां थी? वो इंडिया में थी। तो हम मान लेंगे कि ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, डिपॉजिट इन एन इंडियन कंपनी, डिपॉजिट विद एन इंडियन कंपनी फॉर विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। तो इंडियन कंपनी जो थी वो इंडिया में थी, किसी फॉरेनर ने कोई भी इंटरेस्ट यहां से रिसीव किया है, या फिर जैसे डिवेंचर्स परचेज कर लिए उसने, या फिर शेयर्स परचेज कर लिए, कोई भी रिटर्न उसने रिसीव की और वो रिटर्न उसको आउटसाइड इंडिया मिली, तो यहाँ पे सोर्सेज लोकेटेड थे, इस वजह से इसको हम क्या मान लेंगे? इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बेटा जहां पे किसी भी पॉइंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत हो दोबारा से पूछ लेना प्लीज। ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट क्या दिया हुआ है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब देखो, यहाँ पे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि एक वर्ड लिखा हुआ है। पिछले बारे में मैंने क्या बात की थी? मैंने कैपिटल एसेट का नाम नहीं बोला था। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिटल गेन। मतलब उधर मैंने रिटर्न्स की बात की थी, रेवेन्यू नेचर की, और इधर मैं क्या कह रहा हूं? इधर मैं कह रहा हूं कि मेरे को कैपिटल नेचर की कोई इनकम हुई है। कैपिटल गेन की इनकम क्या होती है? कैपिटल नेचर की होती है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे को कोई कैपिटल गेन हुआ है एक ऐसे एसेट पे जो कि हमने ट्रांसफर किया है और वो इंडिया में था, सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब ये सिचुएटेड इन इंडिया कहीं पे आ जाएगा ना, तो वो एक्रू और अराइज डीम्ड के अंदर आ जाएगा, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इवन इफ, चाहे प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हो वो आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना हो। ऐसे एसेट का रजिस्ट्रेशन चाहे बाहर ही क्यों ना हुआ हो, या फिर पेमेंट जो है वो बाहर ही क्यों ना की गई हो, तब भी क्योंकि वो सिचुएटेड था इंडिया में, इस वजह से वो क्या हो जाएगा सर? डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिएगा, लिखा हुआ है हमारे पास में
कि कोई कैपिटल एसेट है, और वो कैपिटल एसेट क्या हो सकता है सर? शेयर्स हो सकते हैं, किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है एक रजिस्टर्ड कंपनी के साथ में, या फिर एक ऐसी कंपनी के साथ में जो कि इनकॉर्पोरेटेड थी आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, शैल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। हम इसको इंडिया में मान लेंगे, चाहे वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो या फिर इनकॉर्पोरेटेड हो आउटसाइड इंडिया। ठीक, अच्छा, इफ शेयर्स और इंटरेस्ट डिराइव्स इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि उस कंपनी के जो क्या नाम है, जो कंपनी के जो एसेट्स थे वो कहां थे? लोकेटेड थे इंडिया में। ऐसी कंपनी के जो शेयर्स से जो इनकम हुई है या फिर उनसे कोई इंटरेस्ट या रिटर्न आया है, तो ऐसी इनकम को हम कहां मान लेंगे? इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। अच्छा, अब एक थर्ड पॉइंट और पढ़िएगा, इसके अंदर हमने एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना है। किसके लिए? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया। डिविडेंड दिया है किसने सर? फॉरेन कंपनी ने दिया है। कहां दिया है सर? आउटसाइड इंडिया दिया है। तो इसमें हमारा क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है। हम कहते हैं कि सर ये एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। यानी कि ऊपर जब मैं बात कर रहा था ना, तो एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा था, एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा था जिसके एसेट जो हैं वो इंडिया में लोकेटेड हों। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं एक फॉरेन कंपनी की, जिसके की एसेट्स जो हैं वो सब्सटेंशियली एसेट सिचुएटेड हैं इन इंडिया में। कहां पे? कौन? फॉरेन कंपनी। जो फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड थी, या फिर आउटसाइड इंडिया जिसकी मीटिंग्स होती थी, चाहे उसके क्या नाम है एसेट्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं इंडिया में, तो उसको हम एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं, अलग से है, ये एक एक्सेप्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अब सर इंडियन कंपनी के बारे में हमने हमेशा से एक बात बोली है, इंडियन कंपनी के बारे में हमने हमेशा से एक बात बोली है, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि इंडियन कंपनी क्या होती है सर? एवर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एवर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और फॉरेन कंपनी के बारे में हम रेजिडेंशियल स्टेटस को देखते थे। तो इंडियन कंपनी क्योंकि हमेशा रेजिडेंट है इंडिया की, इससे जो भी हमारे को डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, चाहे वो बाहर रिसीव हो चाहे यहां पे रिसीव हो, सर उसको हम एक्रू और अराइज इन इंडिया बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास में इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक पर्सन है, हमारे पास में एक पर्सन है और हमने उसको बाहर की किसी अपनी ब्रांच पे, मतलब मैं यहाँ पे मेरा ऑफिस है इंडिया में और एक ऑफिस मेरा न्यूजीलैंड में है। ठीक है जी, एक ऑफिस मेरा न्यूजीलैंड में भी है। तो मैंने उसको सर्विसेज, वो क्या नाम है, उसने जो मेरे को वो दिया, मैंने उसको सैलरी दी। अब उस सैलरी को लेने के लिए उसने सर्विसेज कहाँ पे रेंडर की थी, ये हमें देखना पड़ेगा एक्रू और अराइज इंडिया के अंदर होने के लिए। यानी कि अगर उसने सर्विसेज दी थी इंडिया के अंदर, तो हम उसको क्या मानेंगे? एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया वेयर द प्लेस ऑफ सर्विसेज आर रेंडर्ड। यानी कि मेरे एम्प्लॉय ने मेरे को सर्विसेज इंडिया में दी हैं क्या? ठीक है, ये चेक करना है। अच्छा, अब सोचो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में हमने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, हम इनको ना अब्रॉड फॉरेन में क्या नाम है, हम इनको एज एन इंडियन एम्बेसी का जो मेंबर है उस तरीके से अपॉइंट करते हैं। तो ये अपनी सर्विसेज बाहर दे रहे हैं, लेकिन किसके लिए दे रहे हैं? किसके लिए दे रहे हैं सर? ये इंडिया के लिए दे रहे हैं। सर्विसेज बाहर जरूर दे रहे हैं, लेकिन किसके लिए दे रहे हैं सर? इंडिया के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी सर? ये डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ना क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज पेबल बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया would be deemed to be accrue or arise in India even if services rendered
आउटसाइड इंडिया, भाई सिंपल सी बात है, वो जो वहां पे हमारे पास में क्या नाम है इंडियन एम्बेसी के क्रू मेंबर नहीं, इंडियन एम्बेसी के मेंबर जो बने हुए हैं, वो सर्विसेज रेंडर तो कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, लेकिन किसके बिहाफ पे? इंडिया के बिहाफ पे। तो हम ये मानेंगे कि ये सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई हैं, इंडिया की वजह से रेंडर की गई हैं। तो चाहे ये दिख रहा है कि आउटसाइड इंडिया है, बावजूद इसके हम इसको क्या मानेंगे जी? सर्विसेज इंडिया को दी गई हैं, तो हम इसको इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेते हैं। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमने सैलरी चैप्टर पढ़ा था, सैलरी चैप्टर के अंदर हमारे पास में आते हैं अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स, ठीक है? ऐसे फॉरेन में जो हमारे पास में, फॉरेन में जो हमारे एम्बेसी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको जो भी अलाउंसेस या परक्यूजिट दिए जाते हैं, उनको हम एग्जम्प्ट करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के अंडर, ठीक है जी? तो हम इनको क्या कर देते हैं जी? एग्जम्प्ट कर देते हैं, ठीक है? सैलरीज का हमारे पास में ये स्टेटस है। तो हमने क्या देखना है सैलरीज के बारे में? हमने सिर्फ ये देखना है कि सर बाहर जो है वो सैलरी दी जा रही थी या इंडिया में दी जा रही थी। और एक चीज का ख्याल रखना है बस, कि हमारे जो इंडियन एम्बेसी है बाहर, उनके जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उनको मान लिया गया है वो इंडिया के लिए दी जा रही हैं, इसलिए वो एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे एक्सेप्शन थी, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? पेंशन पेबल टू आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू इट्स ऑफिशियल और जजेस हु परमानेंटली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया shall not shall not be deemed to be accrue or arise in इंडिया। जैसे हमने परक्यूजिट्स और अलाउंसेस को एग्जम्प्ट कर रखा है ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, ठीक उसी तरीके से जो हम पेंशन पे कर रहे हैं, कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है। किसको पे कर रही है? ऑफिशियल्स को और जजेस को। मतलब वो बाहर रिटायर हो चुके हैं लेकिन अब बाहर ही रह रहे हैं, तो उनको पेंशन दी जा रही है, ठीक है जी? तो ऐसी पेंशन जो है, सिर्फ इन दो बातों की ही बोली है हमने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड जजेस, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मान लिए। यानी कि हमें क्या करना है? सिर्फ दो एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना है, दो एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना है। एक तो जो नौकरी कर रहे हैं वहां पे, ठीक है जी, जो नौकरी कर रहे हैं उनके अलाउंसेस और परक्यूजिट्स, और दूसरा जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वो लोग, उनकी पेंशन को हमने, ऑफिशियल्स या जजेस हो तो उनको हम क्या नाम है, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानते हैं। नेक्स्ट को आप जो है ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड टू नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट हमने क्या चीज पे करी है? हमने पे कर रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर? सर कोई लोन लिया होगा, इंटरेस्ट, ठीक है। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या है? सर जैसे मान लो कि मैंने क्या नाम है आपको अपनी बुक पब्लिश करने का राइट दे दिया, तो आपने मुझे रॉयल्टी दे दी। और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज तो मालूम ही है, टेक्निकल सर्विसेज जो भी मैनेजरियल टाइप की सर्विसेज होती हैं, इसके लिए फी पे करना। तो हम ये किसको पे कर रहे हैं? नॉन रेजिडेंट को कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे अच्छा सा ध्यान लगाएंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे इस चीज को कि यहाँ पे मैं कह क्या रहा हूं। सिर्फ एक चीज याद रखना कि सर्विसेज जो हैं वो कहां पे यूटिलाइज हो रही, बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि इंटरेस्ट जो है वो यूज किया गया है लोन को कहां पे? इंटरेस्ट किसके ऊपर है? लोन के ऊपर है। तो लोन जो है वो कहां पे यूज किया गया है? इंडिया में या बाहर? रॉयल्टी जो है वो रॉयल्टी कौन से अधिकारों के लिए दी गई है? जैसे मान लो बुक पब्लिश करने का अधिकार, मैंने आपको बोला आप मेरी बुक पब्लिश कर सकते हो, आप एक पब्लिशर हो, तो आप उस बुक पब्लिश के राइट को कहां यूटिलाइज कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं या आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं? और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, यानी कि ये टेक्निकल सर्विसेज आपको इंडिया में दी गई हैं या आउटसाइड इंडिया दी गई हैं, इन चीजों के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। अगर हम इन तीन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे ना, तो इन तीनों चीजों के जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। आओ दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले है, हम क्या कहते हैं कि हम पेमेंट किसको कर रहे हैं इन चीजों की? इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं? रॉयल्टी किसको दे रहे हैं? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसको दे रहे हैं? सर नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं।
किसे दे रहे हैं? नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं। ओके सर, तो अगर देने वाला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अब सोचो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को पेमेंट कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे सर डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। यहाँ पे ना छपा नहीं हुआ, इस चीज को आप लिख लीजिए बेटा अपनी बुक पे, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। यानी कि आपने लोन किसको दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था। अरे सर हम इतने बड़े हो गए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देने लग गए। हाँ सर बिल्कुल, बाय वे ऑफ बॉन्ड्स। जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हम उनको लोन्स दे रहे हैं और वो हमें इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नॉन रेजिडेंट को क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। ठीक है जी। रॉयल्टी पे की। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रॉयल्टी पे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है सर। मान लो मैंने एक बुक लिखी, टैक्सेशन के ऊपर लिखी, अब इसके कॉपीराइट में किसको दे रहा हूं? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहा हूं कि आप मेरी बुक पब्लिश कर सकते हैं, तो वो मेरे को रॉयल्टी दे रहे हैं। मैं कौन हूं? नॉन रेजिडेंट। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, हाँ सर मैं एक मैनेजर था, मैंने अपनी मैनेजरियल सर्विसेज जो थी वो किसको दी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे फी दी। तो जो भी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे रिसीव होगी उसको मैं क्या बोलूंगा सर? डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। काम खत्म, बस इसके आगे देखना ही नहीं है, इसके आगे सोचना ही नहीं। तो हमारा ये पहला पॉइंट कवर हो जाता है। ठीक है सर, अगर पेबल बाय रेजिडेंट है, अगर पेबल बाय रेजिडेंट है या फिर पेबल बाय नॉन रेजिडेंट है, इसके अंदर हम क्या देखें? इसके अंदर हम एक चीज देखेंगे कंबाइन, बाद में पढ़ेंगे यहां क्या लिखा हुआ है। पहले आप ये देख लो, पहले आप ये देख लो, सिंपल सी बात है, इधर समझना जरा ध्यान से। मान लो मैं एक नॉन रेजिडेंट हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाएगा वो सब कुछ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कौन हूं? मैं एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, और मैंने अपनी सर्विसेज दी, नहीं सर्विसेज नहीं, मैं कहता हूं लोन दिया। लोन दिया किसको? लोन दिया रेजिडेंट को दिया, रेजिडेंट को दिया। ठीक है जी, और लोन लेकर के इस रेजिडेंट ने, इंडिया में नहीं, ये कौन था? इंडियन रेजिडेंट था, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट था। ठीक है, इसने लोन लिया और बाहर बाहर न्यूजीलैंड के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको इन्वेस्ट कर दिया। लेकर के इसका कोई बिजनेस था, इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पे लोन को इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अब एक बात बताओ, क्या इस लोन का यूटिलाइजेशन इंडिया में किया गया था? नहीं सर, इस लोन का यूटिलाइजेशन कहां किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है जी, तो अब ये इंडियन रेजिडेंट जो इंटरेस्ट पे करेगा, नॉन रेजिडेंट को जो इंटरेस्ट पे करेगा, जिसका यूटिलाइजेशन, जिस लोन का यूटिलाइजेशन आउटसाइड इंडिया हुआ था, तो हम क्या कहेंगे इसको? नॉट डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि सर लोन को यूटिलाइज कहां किया गया था, तो अपने को क्या ध्यान देने का है? अपने को ध्यान देने का है सर यूटिलाइजेशन कहां हुआ है, बस यूटिलाइजेशन कहां हुआ है? यूटिलाइजेशन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर इसको हम डीम टू बी एक्रूअराइज इंडिया इन इंडिया नहीं मानेंगे। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट ने इंडियन रेजिडेंट की जगह एक नॉन रेजिडेंट को ही, एक नॉन रेजिडेंट को ही जो है लोन दिया होता, और उसने नॉन रेजिडेंट ने ये आउटसाइड इंडिया लगा दिया होता, तो भी हम इसको नॉट डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मानते। क्यों? क्योंकि सर बिकॉज
बिकॉज लोन यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। ये हमने लिख दिया। ये बात, ये कहानी समझ में आई? ये बात, ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बता दो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इसको है ना, ये तो था हमारा नंबर 1, अब इसको ना बदल देते हैं। अब इसका एक काम कर देते हैं, नंबर 2 बना देते हैं, और यहां सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जगह हम क्या कर देते हैं, इंडिया। नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया, लोन को इन्वेस्ट कर दिया गया इंडिया में, इंडियन रेजिडेंट के द्वारा या फिर नॉन रेजिडेंट के द्वारा, ये बंदा कोई भी हो सकता है, और फिर इसने इसको इंटरेस्ट पे किया नॉन रेजिडेंट को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये केस 2 में नॉट हटा दो, डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया बिकॉज लोन यूटिलाइज्ड इन इंडिया। सेकेंड केस। तो सिंपल सी बात है सर, अपने को कुछ नहीं देखना, अपने को देखना है सिर्फ यूटिलाइजेशन, ठीक है जी, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है जी। सिर्फ हमारे को क्या देखना है, सिर्फ हमारे को यूटिलाइजेशन देखना है कि जिसको लोन प्रोवाइड किया गया था। अच्छा, अब इस लोन को हम क्या कर देते हैं, इस लोन को हम अलग अलग नामों से बोल देते हैं। जहां पे लोन लिखा हुआ है ना, वहां पे हर एक के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे मैं ना एक एस्ट्रिक का साइन लगा देता हूं लोन के ऊपर, तो हम क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा करके एक और बात लिख देते हैं, क्या कि लोन, इसका पूरा नाम क्या है, लोन या फिर रॉयल्टी या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। यानी कि लोन के साथ साथ अगर मान लो रॉयल्टी दी है, नॉन रेजिडेंट ने क्या दिया है सर, एक राइट दिया है कि आप मेरी बुक पब्लिश कर सकते हैं, और उस बुक को कहां पब्लिश किया गया, इंडिया में पब्लिश किया गया। उस राइट का यूटिलाइजेशन कहां किया गया, इंडिया में किया गया। और ऐसी बुक की पब्लिशिंग राइट देने पे, जो कि इंडिया के अंदर पब्लिश हो रही है, हमने कोई रॉयल्टी पे की, अब की बार इंटरेस्ट नहीं पे किया, अब की बार रॉयल्टी पे किया। तो सर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि बुक कहां पब्लिश हुई थी, इंडिया में हुई थी या आउटसाइड इंडिया हुई थी। इसी तरीके से फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में भी सोचना है कि किसी नॉन रेजिडेंट ने अगर हमारे को सर्विसेज दी हैं, किसको दी है, हम कौन है, इंडियन रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, हमें अगर इनने कुछ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज दी है, तो उन सर्विसेज को हमने इंडिया में यूज किया है। अगर इंडिया में यूज किया है तो ऐसी फी जो है, यहां इंटरेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, फी, ऐसी फी जो है वो हम क्या मान लेंगे जी, डीम टू बी एक्रूराइज इंडिया मान लेंगे। और अगर मान लो उसने मेरे से जो फी ली है टेक्निकल सर्विसेज के लिए, उसको मैंने सर्विसेज को आउटसाइड इंडिया रेंडर करवाया था, यानी कि मेरी ऑस्ट्रेलिया में कोई ब्रांच थी, मैंने उसके लिए उसको क्या नाम है, अपॉइंट किया था, तो सर फिर ये डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान देना है सर, सिर्फ यूटिलाइजेशन का ध्यान देना है। इफ यूटिलाइजेशन इन इंडिया देन डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया, इफ नॉट यूटिलाइज इन इंडिया देन नॉट डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया। और यही सारी बातें कहां लिखी हुई हैं सर, यहाँ पे 2 पॉइंट्स में लिखी हुई है, पेएबल बाय रेजिडेंट और पेएबल बाय नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी, यहाँ पे दोनों बातें लिखी हुई है। अच्छा जी, हाँ जी, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मिस्टर जी हैं, एक नेशनल है इराक के, इराक इंडिया में नहीं है ना, है ना, इतना तो हमें पता है, इराक के, रिसीव फॉलोइंग फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर 1819, ठीक है जी, 1819 में इनको ये मिला फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोलो सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला तो टैक्सेबल इन इंडिया। अच्छा, अभी हमने पूरे का पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं सर, पूरे का पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ जी फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एज्यूमिंग दैट मिस्टर जी जो है हैज कम फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग द 1819 एंड स्टे फॉर 181 डेज। 181 डेज, सबसे पहली बात इसने क्या बोली है, कम
फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ही आया। और पहली बार कोई आया होता है, हम उससे पूछते हैं तू रेजिडेंट है, तो वो रेजिडेंट बनने के लिए क्या बोलता है, वो रेजिडेंट बनने के लिए हम उससे पूछते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज थे, नहीं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सेकंड कंडीशन पूछते हैं कि क्या सर आप 60 डेज थे प्लस 365 डेज आउट ऑफ 4 ईयर्स थे, तो इस बात का जवाब 60 का तो हाँ में मिल जाता है, प्रीवियस ईयर में हाँ में 60 डेज था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 181 डेज। लेकिन वो कहता कि नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूं, तो यहाँ पे पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में नहीं था। यानी कि क्वेश्चन मोटा मोटा हमसे क्या कहना चाहता है, घुमा फिरा करके, कि ये भाई साहब जो मिस्टर जी है ना, मतलब क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि मिस्टर जी ए नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसने घुमा करके यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, ये बोला है कि वो प्रीवियस ईयर में पहली बार इंडिया में आया और 181 डेज जो है वो इंडिया में रहता है। इसका मतलब सिंपल है सर, हम नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो सॉल्यूशन में हमारे को क्या बताना है, सॉल्यूशन में तमीज से लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि सिंस डी डज नॉट सेटिस्फाई any of the basic two basic condition, he is non resident, यानी कि हम पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस तो बता दें कि वो नॉन रेजिडेंट है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो नॉन रेजिडेंट है और उसकी ये इनकम टैक्सेबल होंगी। लेकिन यानी कि पहले हम ये तो डिस्क्राइब करें कि सर ये जी जो है इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। बच्चों के नंबर इसीलिए कट जाते हैं क्योंकि वो इस चीज को भूल जाते हैं, उनको पता तो लग जाता है लेकिन वो लिखना भूल जाते हैं। चलिए ठीक है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ भी मिलेगा सर ये टैक्सेबल है, उसके हाथ में, नॉन रेजिडेंट के हाथ में। ठीक है सर, तो हमने क्या कर दिया, इसको टैक्सेबल कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इराक से, अब देखो ये बंदा क्या था, बाहर था, नॉन रेजिडेंट था, इंडिया का रेजिडेंट नहीं था, बाहर बैठा हुआ था, थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे आया, तो उसने जो बाहर इनकम अर्न की होगी उसको भी हम इंडिया में टैक्सेबल कर दें। क्यों सर, नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे नॉट टैक्सेबल, क्या लिखा हमने, नॉट टैक्सेबल, कि 4 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड है हमारे पास में, उसने रिसीव की है टेक्निकल सर्विसेज, किससे, टेक्निकल सर्विसेज नहीं, फी उसने, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव की है मिस्टर एक्स से, जो कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, यानी कि रेजिडेंट की कैटेगरी में था ये। सर्विसेज हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर अर्निंग इनकम इन इंडिया, लो जी, काम ही खत्म हो गया, यूटिलाइज इन इंडिया आ गया ना, टैक्सेबल हो जाएगा। हमने कर दिया सर इसको, देखो यहाँ पे तीसरे पॉइंट के अंदर 40,000 टैक्सेबल कर दिया। मिस्टर वी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। अगर हमें देखना क्या है, हमें देखना है यूटिलाइजेशन कहां हुआ है, कि यूटिलाइजेशन फॉर इनकम, फॉर अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, यूटिलाइजेशन आउटसाइड इंडिया, हम इसको टैक्सेबल नहीं कर सकते सर, तो हम इसको डीम टू बी एक्रूराइज इंडिया नहीं मानते, तो ये देखो हमने इसको नील कर दिया। नेक्स्ट बोलता है कि उसने फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कहां से रिसीव की है, मिस्टर जे से, जो कि एक नॉन रेजिडेंट थे। हमें तो कुछ देखना ही नहीं है, हमें तो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, एक ही चीज देखनी है कि यूटिलाइजेशन इंडिया में था या नहीं था। लेकिन यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात नहीं की गई, यहाँ पे पता है क्या बात की गई है, बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। अच्छा जी, बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया से ये बताना चाहता है बिजनेस कनेक्शन था इंडिया में, चाहे ये बता दे बिजनेस कनेक्शन था इंडिया में, चाहे ये बता दे कि ये सर्विसेज कहाँ यूटिलाइज की गई थी, इंडिया में की गई थी, एक ही बात है। तो हाँ सर ये टैक्सेबल है 70,000 रुपए, ये देखो हम इसको यहाँ पे 70,000 टैक्सेबल कर देते हैं। तो किस किस को छोड़ना है, सिर्फ उसको छोड़ना है जिसका यूटिलाइजेशन इंडिया में नहीं था, उसको छोड़ करके बाकी सारे इंडिया में टैक्सेबल हो जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास में नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ था। टोटल इसकी इनकम आ गई 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए। ठीक सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसके अंदर थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाएगा कुछ, इसको आप देख लेना कि अगर वो क्या नाम है 100 डेज 181 डेज नहीं रहता 200 डेज होता तो क्या आंसर होता, आपको इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास में था पूरा का पूरा, और चैप्टर की पूरी समरी यहाँ पे जो है वो दी हुई है एक टेबल के फॉर्म में। और अब हमारे पास में है सर ये क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन है सर जो पूरे पूरे चैप्टर को कवर करता है, पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करता है। ठीक है, अब इस केस में क्या बोला गया है, इस केस में ये बोला गया, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है, बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा जूम कर देते हैं।
रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या बोला गया है, ये बोला गया है सर कि आप जो है वो चेक कर लो कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है। इन तीनों केसेस के अंदर, इन तीनों केसेस के अंदर इसकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। यानी कि हमने इस पर्सन को तीनों रूपों में ढाल दिया। इस पर्सन को ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बना दिया, यानी कि रेजिडेंट की दोनों कैटेगरी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों, ठीक है। और फिर तीसरी कैटेगरी नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, आराम से तसल्ली से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ रिसीव्ड इन इंडिया। सिंपल सी चीज है सर, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। एक तो हमें कैसे चेक करना है इसको, हमें ना अपने आप से ना दो क्वेश्चन पुटअप करने, ये आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पुटअप करना है, एक चीज में देखना क्या है, पहले पूछना है सर अर्न और रिसीव्ड, और लिखा है मैंने, देखो अर्न और रिसीव्ड। पहला क्वेश्चन, क्या अर्न और रिसीव्ड में से कोई एक चीज, अर्न या रिसीव, अर्न और रिसीव में से एक भी चीज इंडिया में होगी ना, तो आप आंखें बंद करोगे और तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल कर दोगे। क्योंकि जो पर्सन इंडिया से इनकम अर्न करके गया है या इंडिया में इनकम रिसीव कर रहा है, रिसीव करते समय ना ध्यान रख लेना कि यहां पे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था कि रिसीव का मतलब फर्स्ट हैंड में आना है, रिसीव का मतलब फर्स्ट हैंड में आना है। रिसीव कुछ और होता है और रेमिटेंस कुछ और होता है, याद है पिछली क्लास में बताया था। रेमिटेंस वो होता है जो सेकंड हैंड में आ जाती है, यानी कि मैंने बोला था कि मैं बाहर फॉरेन में कोई सैलरी रिसीव कर रहा हूं और मेरे हाथ में सैलरी अर्न हुई है और मैंने उसे रिसीव किया ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया से मैंने अपनी मम्मी को यहाँ पे वो पैसे भेज दिए, अपनी पूरी की पूरी सैलरी। तो सर जो मम्मी के हाथ में आया ना, दैट इज नॉट रिसीव, दैट इज रेमिटेंस। तो हम रेमिटेंस के बेस पे किसी को टैक्सेबल नहीं करते, रिसीव के बेस पे टैक्सेबल करते हैं। और रिसीव का मतलब होता है सर फर्स्ट हैंड में आना, पहली बार किसके हाथ में आया था, ये होता है रिसीव। तो सर अर्न और रिसीव अगर एक भी चीज आपको इंडिया में दिखाई दे जाती है ना, आंखें बंद करनी है और तीनों कैटेगरी के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए टैक्सेबल कर दी, अर्न या रिसीव में से एक भी चीज। अब आपको दिखाई दे रहा है सेकंड केस के अंदर, अगर ये दोनों आपको बाहर दिखाई देते हैं, अर्न एंड रिसीव्ड जो है वो आपको, एंड लिखा मैंने और नहीं लिखा, अर्न एंड रिसीव दोनों आपको आउटसाइड इंडिया दिखाई देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो सर हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं। तो दो क्वेश्चन पुटअप करने हैं, हम दो क्वेश्चन पुटअप करने हैं, अर्न और रिसीव कहां हुआ है, और फिर अगर अर्न और रिसीव आउटसाइड इंडिया हुआ है लेकिन कोई बिजनेस कनेक्शन है तो उसके बारे में अलग। अच्छा जी, आ जाओ इधर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड मतलब यूनाइटेड किंगडम, ये उत्तराखंड नहीं है, ठीक है जी। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो 50% यानी कि 5,000 रुपए तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं, ठीक है जी। और देखो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड कहां पे, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड कहां पे है, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड सर बाहर है, बाहर है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, देखो इसको इस तरीके से देखेंगे, हम आधा आधा कर लेंगे। हमारा क्या था, एक तो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इसको आधा कर लो अर्न, अर्न नहीं, यहां पे रिसीव लिखा हुआ है, यहां पे रिसीव लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अर्न,
रिसीव 5,000 रुपीज इंडिया में किया गया और अर्न 5,000 रुपीज यूके में किया गया, आउटसाइड इंडिया किया गया। अब मैंने बोला था अर्न या रिसीव में से एक भी चीज कोई दिखाई दे जाए तो तीनों के लिए टैक्सेबल कर देना, तो 5,000 रुपए तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 5,000 5,000 5,000 तीनों कैटेगरी में, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, 5,000 रुपए तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और जो अर्न किया है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी, अर्न आउटसाइड इंडिया है और ये रिसीव भी कहां है, आउटसाइड इंडिया है। और साथ में ये नहीं बताया गया कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है या नहीं है। जब तक ना लिखा हो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तब तक हम क्या मानते हैं जी, बिजनेस कनेक्शन आउटसाइड इंडिया है। बिजनेस कनेक्शन आउटसाइड इंडिया है तब तक हम क्या मानते हैं, बिजनेस कनेक्शन आउटसाइड इंडिया है। और जब बिजनेस कनेक्शन आउटसाइड इंडिया था तो ऐसी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? देखो अभी मैंने क्या बोला था, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो दोनों के लिए टैक्सेबल। और अगर हम कहते हैं, एक और बात सुन लो, कि अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया है और बिजनेस कनेक्शन भी नहीं है इंडिया में, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, क्योंकि इसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होनी है। तो यहां पे नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये थर्ड पॉइंट और लिख लो इसके आगे, कि अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड नो बिजनेस कनेक्शन, तो सिर्फ इसके लिए टैक्सेबल, इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं। सर इसके लिए भी टैक्सेबल क्यों कर रहे हो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए? इसलिए टैक्सेबल कर रहे हैं सर, इसलिए टैक्सेबल कर रहे हैं क्योंकि सर इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। इसने इंडिया को अपना घर बना रखा है और अगर ये इंडिया को अपना घर बना लेगा रहने के लिए, 182 डेज से ज्यादा रह रहा था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबली होगी, जहां पे भी कमाएगा ना इंडिया में टैक्स देगा। इसलिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती है। तो अब सोचो सर, यहां पे क्या था, यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे हमारे पास में, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड थे। 50% जो इंडिया में कमाया वो तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल हो गया क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया। और बाकी 50% के लिए हम क्या सोच लगा सकते हैं अपनी, हम ये सोच लगा सकते हैं, बताओ बच्चों, सेकंड केस होगा या थर्ड केस होगा? सर सेकंड केस नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें ना बोला जाए कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया में था तब तक हम नहीं मानेंगे कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया में था। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में ये थर्ड वाला केस है, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ऐसे समझना है इसको। अच्छा, अगर नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? सर सिर्फ फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा, दूसरे केस में टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब सर ये जो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो 10,000 टैक्सेबल हो जाएंगे और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए या फिर नॉन रेजिडेंट के लिए 5,000 टैक्सेबल हो जाएंगे फर्स्ट। ये देखो बच्चों, ये देखो हमारे पास में 10,000, 5,000 और 5,000। मैंने इसको ना अलग अलग केसेस में तोड़ दिया था आपको समझाने के लिए, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है जी। तो यस ऑर्डिनरी सर। रेजिडेंट के लिए तो सर ये ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है ना, ये तो सारे के ऊपर ही टैक्स पे करेगा। और वो दोनों कौन से अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करेंगे? जो उन्होंने इंडिया में रिसीव किया है, 50%। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी कुछ पूछना हो बेटा दोबारा पूछ सकता है प्लीज, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन लंदन। हाँ जी, कुछ भी नहीं करना सर इसके अंदर, तो हमें आंखें बंद कर लेनी है। क्यों? यहां आ गया सर इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और ये जो भी कुछ देगी ये सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मान लेंगे सोर्सेज आर लोकेटेड इन इंडिया। तो 10,000 रुपए आंख बंद किए और तीनों के हाथ में टैक्सेबल कर दिया। क्या लिख दिया सर? कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है। 10,000 रुपए तीनों के लिए टैक्सेबल, ठीक है जी।
ये देखो 10,000 10,000 10,000 केस 2 के अंदर। वैसे आप लोगों के पास में बुक है, मुझे दोबारा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं अपना आंसर ही बता दूं। तो पहले दूसरे और तीसरे के हाथ में टैक्सेबल हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि सर हमारे पास में यहाँ पे इंडियन कंपनी था, इस वजह से। अच्छा सर ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई मैनेज फ्रॉम लंदन। हम तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ने हमें कंफ्यूज करने के लिए बिजनेस कनेक्शन कहां डाल दिया, मैनेज कर दिया कहां से, लंदन से। 50% रिसीव्ड इन इंडिया। सर हमें ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों कुछ करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ना यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है चेन्नई, और चेन्नई भाई साहब इंडिया में है। तो ये बिजनेस कहां था? चेन्नई का था, चाहे ये मैनेज किया जा रहा है लंदन से, लेकिन सोर्सेज आर लोकेटेड इन इंडिया। चाहे ये कह लो, चाहे ये कह लो कि ये स्ट्रेट अवे दिखाई दे रहा है हमारे को कि चेन्नई कहां है? इंडिया में। तो अर्न फ्रॉम इंडिया, मैंने बोला था ना सबसे पहला केस कि अगर अर्न या रिसीव में से एक भी चीज इंडिया में दिखाई दे जाए ना, तीनों के लिए बस एक ही बात कहनी है, कबूल है कबूल है कबूल है। ठीक है सर, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर तीनों के लिए आंख बंद करना है। अब तो हमें ये देखना ही नहीं है कि 50% रिसीव्ड इन इंडिया, 50% रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इसको तो भगा दो यहां से। क्यों? क्योंकि चेन्नई आ गया ना बीच में, सिंपल। अच्छा सर आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। हाँ जी बताओ क्या करोगे, अपनी राय दो, बताओ मेरे को क्या करोगे, बोलो बच्चों। ये इंडियन कंपनी दिखाई दे रहा है? यस सर, तो इंडियन कंपनी तीनों में टैक्सेबल। तीनों के लिए टैक्सेबल, बिल्कुल सही, तीनों के लिए टैक्सेबल, 20 20 20। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। ब्रिटिश कंपनी है सर, इंडिया में नहीं है ये। ब्रिटेन जो है ना वो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। पहला क्वेश्चन पुटअप करो, हाँ भाई इनकम तू कहां अर्न हुई है? कहती है मैं ब्रिटेन में हुई हूं। हमने कहा ठीक है। अच्छा तू रिसीव कहां हुई है? मैं लंदन में रिसीव हुई हूं, ये भी आउटसाइड इंडिया। तो अर्न और रिसीव आउटसाइड इंडिया हो गया। तेरा कोई बिजनेस कनेक्शन है क्या इंडिया में? तीसरा क्वेश्चन पुटअप करना है, तेरा कोई बिजनेस कनेक्शन है क्या इंडिया में? वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। तो हम क्या कहेंगे? सिर्फ पहले वाले के लिए टैक्सेबल, फर्स्ट वाले के लिए टैक्सेबल, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट की, ऑर्डिनरली रेजिडेंट की। आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% रिसीव्ड इन इंडिया। अब इसके भी वही दो केस बन जाएंगे। 50% रिसीव्ड इन इंडिया, देखो ये लिखा हुआ है ऊपर, जो लिखा हुआ था इसको यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स को हटा करके हम क्या कर देते हैं सर? कैपिटल गेन कर देते हैं हम इसको। कैपिटल गेन कहां हुआ सर? आउटसाइड इंडिया हुआ, जर्मनी आउटसाइड इंडिया। लेकिन 50% रिसीव्ड इन इंडिया, वो 50% जो है 50% रिसीव्ड इन इंडिया था। हाँ 50% रिसीव्ड इन इंडिया था। तो यहाँ पे 20,000 रुपए तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। 20,000 20,000 20,000, ठीक है जी। और फिर रिमेनिंग 20,000 रुपए के लिए हम क्या बोलेंगे? हम इससे पूछेंगे सर आप अर्न कहां हुए हैं? कहता जर्मनी में अर्न हुआ हूं। मैंने कहा अच्छा आउटसाइड इंडिया। सर आप रिसीव कहां हुए हैं? रिमेनिंग 50% के लिए पूछ रहा हूं। कहता है मैं जर्मनी में ही रिसीव हुआ हूं, रिमेनिंग 50%। सर आपका कोई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है? कहता नहीं, क्योंकि लिखा नहीं हुआ। तो किसके लिए टैक्सेबल होगा सर? सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगा, रिमेनिंग 50%। तो यहाँ पे 20,000 रुपए और 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, और इधर क्या 20,000 रुपए। ये देख लो नीचे, ये कौन सा पॉइंट था? 6th पॉइंट था। ये देखो 6 पॉइंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 40,000, इधर 20 और इधर 20। ठीक जी? यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो आगे चलते हैं। 7th पॉइंट के अंदर क्या दिया हुआ है? बिजनेस इनकम फ्रॉम जर्मनी विच वॉज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। ओके, 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। अब ये हमारे साथ में थोड़ी परेशानी क्रिएट करने की बात कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे? हम इस परेशानी को बिल्कुल हटा देंगे, 50% कर देंगे पहले तो उसका। नहीं 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। अब इसने 50% नहीं कहा, रिसीव्ड बोला क्या? 40,000 रुपीज। तो 40,000 तो तीनों के लिए टैक्सेबल कर दो जो इंडिया में रिसीव हुआ है, उसकी तो कहानी ही खत्म। रिमेनिंग 30,000 के बारे में क्या है?
रिमेनिंग 30,000 के बारे में हम क्या कहते हैं? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव सर आउटसाइड इंडिया, एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन दिल्ली, दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये केस हमें बता रहा है कि ये कहां पे लग रहा है, ये सर सेकंड पॉइंट पे लग रहा है, जहां पे दोनों के लिए टैक्सेबल होता है, थर्ड वाले के लिए टैक्सेबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको 30,000, इसको 30,000 और इसको नील। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 70,000, 70,000 और 40,000, 70, 70 और 40। पॉइंट नंबर 7 के अंदर देखो 70, 70 और 40 रेड से लिखा हुआ, पिंक से जो, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। तो 8th पॉइंट क्या कह रहा है हमारे को? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली। आंखें बंद कर लेनी है, अब तो बात ही खत्म हो गई, आगे तो पढ़ना ही नहीं सर हमारे को, हम नहीं पढ़ रहे सर आगे, हम पढ़ ही नहीं रहे सर आगे, भगा दो इसको। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, तीनों के लिए टैक्सेबल, क्यों? क्योंकि इंडिया में है दिल्ली, अर्न फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस इन लंदन डिपॉजिट इन एन इंडियन बैंक, सॉरी इधर देखो ध्यान से समझना, इनकम फ्रॉम हाउस इन लंदन यानी कि आउटसाइड इंडिया, इसको हमने डिपॉजिट किया। कौन सी इनकम को? मान लो हमारे पास में ना लंदन के अंदर कोई हाउस प्रॉपर्टी थी और उससे हमें रेंट रिसीव हुआ, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, डिपॉजिट इन एन इंडियन बैंक एट लंदन, बॉट टू इंडिया, बॉट टू इंडिया 50,000 रुपीज के लिए, ठीक है जी। 9th पॉइंट, बोलो क्या कहते हो सर इसके लिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो बोलो। सर ये तो रिसीव भी बाहर हुई है और अर्न भी बाहर ही हुई है। हाँ जी, रिसीव भी लेकिन बाहर सर हुई है और अर्न भी बाहर हुई है। पता है यहाँ पे ये क्या, ये यहाँ पे पता है क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये एक बहुत ही गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट इंडियन बैंक एट लंदन लिख करके ना, इंडियन बैंक लिख करके ना, बिजनेस कनेक्शन इंडिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें कंफ्यूज करती हैं बच्चे को, इंडियन बैंक इन लंदन। अब मैं आप लोगों को ना दोनों बातें समझाऊंगा, पहले जो बेटा आप बोल रहे थे उस बात को पूरा कर लो। हाँ सिद्धांत बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? सर मैं तो बस ये कह रहा था कि रिसीव और अर्न दोनों बाहर हुई है और कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ हाँ, रेजिडेंट के हाथ में होगा। सिर्फ रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा 50,000 रुपीज, ठीक है जी। देखो यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, क्या नाम है, इनकम फ्रॉम हाउस इन लंदन डिपॉजिट इन इंडियन बैंक बॉट टू इंडिया कंप्यूटेड, ठीक है। तो सिद्धांत का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ना बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो पता है क्या होते हैं, मतलब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले तो इसका आंसर दे देता हूँ, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। लेकिन सर आप बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया कैसे कह रहे हो, इंडिया में नहीं है, ये तो इंडियन बैंक लिखा हुआ है। बेटा ध्यान से देखना, यहां पे है ना, आपने इस बैंक का यूटिलाइजेशन, आपने इस बैंक का यूटिलाइजेशन इनकम अर्न करने के लिए नहीं किया था, सिर्फ इनकम को रिटेन करने के लिए किया था। दोनों में डिफरेंस क्या है समझा देता हूं, इधर सुनो ध्यान से देखना। मेरे पास में, मैं लंदन में था और वहीं पे एक इंडियन बैंक था, इंडियन बैंक, एसबीआई था, चलो मैं इसको लिख देता हूं, एसबीआई, एसबीआई। अब सर एसबीआई जो है ना, एसबीआई ने को मैंने ये रेंट पे कर दिया, यहां पे इधर रेंट पे कर दिया, इस रेंट की बात हो रही, यहां ये नहीं लिखा हुआ कि इस रेंट के ऊपर एसबीआई ने कोई इंटरेस्ट दिया है। बच्चे इंडियन बैंक सुनते ही ना बिजनेस कनेक्शन इंडिया के साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पे बिजनेस कनेक्शन हम तब मानते जब एसबीआई ने हमें रिटर्न में कोई इंटरेस्ट दिया होता। क्यों? क्योंकि एसबीआई है ना सर, इंडियन बैंक, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडियन है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, इंडियन कंपनी लिख दिया मैंने, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। तो इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से इंटरेस्ट वो देता, अगर देता तो, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट की तो कोई मैटर ही नहीं है ना, इंटरेस्ट का कोई मैटर ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या मानेंगे कि कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है इंडिया से, क्योंकि बात पता है इंटरेस्ट की नहीं हो रही, रेंट की हो रही है सर। रेंट अर्न किया था आउटसाइड इंडिया और उसको थोड़े टाइम के लिए डिपॉजिट कर दिया था सिर्फ एक इंडियन बैंक में,
तो इससे कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस कनेक्शन हम तब देखते जब वो बैंक कोई इंटरेस्ट पे कर रहा होता उस इनकम के ऊपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, पहले वाले के लिए टैक्सेबल, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो पहले वाले के लिए टैक्सेबल और बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में लिखा हुआ है रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सी चीज है, रेंडर्ड इन इंडिया लिखा हुआ है, बात ही खत्म हो गया। यानी कि तीनों कहां यूटिलाइज की गई हैं, इंडिया में यूज की गई हैं, तो हम क्या कहते हैं, तीनों के लिए टैक्सेबल। अच्छा, पेंशन नेक्स्ट लिखा हुआ है, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन बर्मा। हाँ जी, सर्विसेज इन इंडिया। हाँ जी, पेंशन के बारे में कुछ खास बात थी क्या, बोलो। पेंशन जो थी वो उन सर्विसेज के ऊपर मिल रही थी। अब इसको ना क्लियरली समझ लेते हैं। एक मिस्टर एक्स थे जो कि रिटायरमेंट के बाद बर्मा में जाकर के बैठ गए। बर्मा इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है जी, ओके। तो हम क्या कहते हैं, वो बाहर जाकर के बैठ गए और उनको हम पेंशन बाहर पहुंचा रहे हैं। कभी इन्होंने सर्विसेज जो हैं इंडिया में रेंडर की थी, ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे इंडिया के। बोलो जी, अब इसके अंदर क्या होगा, बोलिए सर। गलत ही बोलो, चाहे बोलो ना। चलो मैं बोलता हूं बेटा, जहां पे पेंशन की बात हुई थी ना, वो पेंशन की बात पता है किसके लिए हुई थी, ऐसे फॉरेन ऑफिशियल्स के लिए जो कि बाहर जाकर के बस गए हैं और हम उनको पेंशन बाहर दे रहे हैं। कौन थे वो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर जजेस, ये बोला गया था। और यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी, ओके। तो इसको हम कैसे Yes, पढ़ेंगे, sir. इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इनकम अर्न इन इंडिया, क्योंकि सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई थी, कभी की गई थी, लेकिन पे कौन कर रहा है सर, इंडिया से ही तो पे की जा रही है। तो इसका मतलब देखो, एम्प्लॉय इज एज गुड एज एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, वेदर ही इज ऑन ड्यूटी और वेदर ही इज रिटायर्ड। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हमने सैलरी के अंदर पढ़ा है कि सर रिटायरमेंट के बाद क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं रहता, बिल्कुल रहता है सर, बिल्कुल रहता है। तो पेंशन के अंदर भी हम कहते हैं वो एम्प्लॉयर इंडिया से दे रहा था, तो ये अर्न इन इंडिया हम मानेंगे। तो तीनों केसेस में ये टैक्सेबल हो जाएगा 4,000 रुपीज। अच्छा, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर। सर पाकिस्तान इंडिया में थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, ये अनडिवाइडेड इंडिया वाला कॉन्सेप्ट यहां मत लगा देना कि सर पाकिस्तान को भी अंदर ले लेते हैं दीवार तोड़ करके, मुन्ना भाई के कमरे की तरह, वो मत कर देना भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। पता है ऐसे जबरदस्त बच्चे मिलते हैं मेरे को, कहने की बात नहीं है, मतलब सोच करके सुन करके आपको भी हंसी आएगी। कहते हैं नेपाल जो है वो इंडिया का पार्ट है, कहीं पे नेपाल लिखा हुआ था, कहते हैं नेपाल इंडिया का पार्ट है। मतलब क्यों, देखो अगले अगले 14 पॉइंट के अंदर नेपाल आ ही रहा है, नेपाल इंडिया का पार्ट है, नेपाल इंडिया का पार्ट है। अच्छा, ऐसा ऐसा किसी ने मेरे से आज से कई साल पहले बोला, सर वो मैप में तो दिखाई देता है। अच्छा, मतलब जबरदस्त बच्चे, सोच भी नहीं सकते आप। अच्छा, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर, यानी कि अर्न आउटसाइड इंडिया, पाकिस्तान, यस सर, पाकिस्तान इज आउटसाइड इंडिया, ओके। रिसीव सर आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ है वहां पे, रिसीव्ड देयर। एंड बिजनेस कनेक्शन, नहीं सर, बताया ही नहीं हुआ कि इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है, ऐसे हमें कहीं लग ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे सर, पहले वाले के लिए टैक्सेबल, बाकी दो के लिए टैक्सेबल नहीं, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं। नेक्स्ट एक बात लिखी हुई है, इसको जरा ध्यान से सुनना, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसको अच्छे से सुनना, अच्छे से। और ये आप चाहे लगा लो आपका फोर्थ केस है। अरे सर आप तो केसेस बढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, बस इसके आगे नहीं बढ़ा सकता, इसके आगे नहीं बढ़ा सकता। आप इसको फोर्थ केस लिख लो, ध्यान से सुनना पहले। जैसे जैसे चीजें आ रही है ना, वैसे वैसे इसका टेबल बनता जा रहा है। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम,
पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम। आगे लिख लेंगे ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ऐसा लिख लेंगे इसको पूरा। एक बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात को, पास्ट फॉरेन इनकम थी, ये भाई साहब थे मिस्टर एक्स, मिस्टर सिद्धांत, ठीक है जी, और ये हमारे पास में एक उत्सव भाई साहब थे, ये हमारे उत्सव भाई साहब थे, मिस्टर यू। ये दोनों ना डॉक्टर थे, ये दोनों डॉक्टर थे और फॉरेन में डॉक्टर थे। इन्होंने साल 2012 में खूब पैसा कमाया, यानी कि पास्ट में पैसा कमाया। कहां कमाया सर? ऑस्ट्रेलिया में कमाया, बाहर कमाया। और ये पैसे को लेकर के मिस्टर सिद्धांत जो है ना, वो ना इंडियन एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, इंडियन एयरपोर्ट। इनके ब्रीफ केस के अंदर बड़ा सा ब्रीफ केस था इनके पास में, ठीक है, और इसमें थे 500 करोड़, और ये एक नया मेदांता खोलने के लिए आए थे इंडिया में। अब इनको इंडियन एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, कहते हैं कि आपके हाथ में ना 500 करोड़ है, इसके ऊपर ना टैक्स पे कर दो। 500 करोड़ है आपके हाथ में, इसके ऊपर ना टैक्स पे कर दो, मतलब ब्लैक मनी है ये, वो कुछ नहीं बोला, बोलते इसके ऊपर ना आप टैक्स पे कर दो। मिस्टर सिद्धांत ये बता रहे हैं कि ये 500 करोड़ मैंने आज से कई सालों पहले फॉरेन में अपनी मेहनत करके कमाए थे, अगर ये टैक्सेबल हो जाते तो उसी टाइम हो जाते ना, अगर ये इंडिया में टैक्सेबल होने होते तो उसी टाइम हो जाते, लेकिन इंडिया में टैक्सेबल नहीं हुए क्योंकि ये मैंने बाहर कमाए थे। पास्ट फॉरेन इनकम दी है मेरी और अनटैक्स्ड थी, इसका मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट का इस इनकम से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि मैं इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं बना था, मैं इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2012 के अंदर मेरे पे टैक्स लगाया ही नहीं था इस पे। आज मैं इंडियन एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूं, आप मेरे को कह रहे हो कि टैक्स लगा दो, तो इसका ना कोई तर्क सुनता नहीं है, मिस्टर सिद्धांत का तर्क कोई नहीं सुनता। कहता नहीं जी हम तो इस 500 करोड़ के ऊपर टैक्स लगाएंगे, 100 करोड़ का टैक्स लगाएंगे और 400 करोड़ आपको वापस दे देंगे। सबसे पहले सिद्धांत पता है क्या कहेगा? मिस्टर यू को फोन करेगा, कहते हैं उत्सव भाई यहां इंडिया में मत आ जाना। कहता है क्यों? मैं भी तो 500 करोड़ लेकर के आ रहा हूं नया मेदांता खोलने के लिए। बोलते नहीं, ये लोग है ना बहुत गंदे हैं, ये लोग बहुत गंदे हैं, हमारी बाहर की इनकम के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। मिस्टर उत्सव रुक जाएंगे, मिस्टर उत्सव पता नहीं ऐसा मैसेज कितने लोगों को कन्वे कर देंगे कि नहीं इंडिया में मत आना। सर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स लगा करके जो ब्रॉट टू इंडिया थी, अपना खुद का नुकसान कर लिया। सोचो कितने मेदांता बनते बनते रह जाएंगे। तो इसलिए इंडिया के रूल्स के हिसाब से क्या बोला जाता है कि सर ऐसी इनकम जो आपने पास्ट में कमाई थी और हमने उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया था, ऐसी इनकम अगर आप इंडिया में ले करके आ रहे हो, सिर्फ ले करके आ रहे हो, तो ले करके आ रहे हो के बेस पे टैक्स नहीं लगता, तो किसी के हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होती। तो यहां हमने क्या कहा फोर्थ पॉइंट के अंदर? पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक तो क्या है ये? एक तो ये पास्ट फॉरेन इनकम है और दूसरा अनटैक्स्ड इनकम है। अनटैक्स्ड इनकम का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर टैक्स लगने से बच गया था, नहीं नहीं, अनटैक्स्ड इनकम का मतलब है कि जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं लगना था। तो जब उन सालों में टैक्स नहीं लगा तो आज सिर्फ ले करके आ गए हैं इंडिया में, इस बेस पे टैक्स नहीं लग सकता। तो ऐसी इनकम चाहे ये बंदा ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाए, सिद्धांत चाहे ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाए, चाहे नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाए, चाहे नॉन रेजिडेंट बन जाए, फिर भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर टैक्स लगा दिया ना तुमने तो हमारे देश में आने वाली इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि सर जो इनकम आपने बाहर कमाई थी और जिसके ऊपर पिछले सालों में हमने टैक्स नहीं लगाया, वो अगर आप ले भी आओगे इंडिया में तो हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो ये 5,000 रुपए तीनों के लिए नॉन टैक्सेबल। देखो लिखा क्या है? पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। किसी भाई बहन को ये बात समझ में ना आई हो तो मुझे अभी के अभी बता दो प्लीज। हाँ भी सर। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये बीच में ना कुछ डैश लगा लेना, हाँ, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। अब नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है, ये मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर, पहले से मालूम था हमारे को, आप हमें इतना बेवकूफ समझते हो क्या? नहीं, मैं नहीं समझता। अच्छा, तो नेपाल की लैंड पे एक एग्रीकल्चर इनकम थी। सर हमने तो सुना है एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, हाँ बिल्कुल सही सुना है, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, ये नेपाल में अर्न की गई थी। अब क्या लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। तो अब ब्रॉट टू इंडिया लिखा हुआ है ना, ये मत समझना ब्रॉट टू इंडिया अगर पास्ट फॉर एन अनटेक्स्ट के साथ में लिखा होता ना, तो वो वाला रूल 13 पॉइंट वाला जो भी समझाया ना, वो एप्लीकेबल होता। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? सिर्फ ब्रॉट टू इंडिया को देख करके, सिर्फ ब्रॉट टू इंडिया को देख करके आप 13 पॉइंट वाला केस मत एज्यूम कर लेना, क्योंकि अगर ब्रॉट टू इंडिया पास्ट फॉर एन अनटेक्स्ट इनकम के साथ में लिखा है ना, तो ही 13 वाला केस लगेगा, यानी कि केस नंबर 4 लगेगा जो 13 पॉइंट में लिखा हुआ था। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम ऐसे पढ़ेंगे सर, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड बिजनेस कनेक्शन, नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो ऐसी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? सिर्फ पहले वाले के लिए टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये पास्ट इनकम नहीं थी, ये इसी साल की इनकम थी, इसलिए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया विच वाज सेटअप इन इंडिया। याद आया बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन के अंदर सेटअप इन इंडिया लिखा हुआ था, सेटअप इन इंडिया, इफ प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे को आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, और आईसीएआई के द्वारा निर्धारित जितने भी स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से मैं बाहर जाकर के ऑडिट करता हूं। तो मेरा प्रोफेशन कहां पे लोकेटेड है? इंडिया में, यानी कि इंडिया के रूल्स के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। ठीक है सर, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया, प्रोफेशन कहां पे था? केनिया में था। मैं कहां ऑडिट कर रहा था? केनिया में कर रहा था। और सेटअप कहां किया गया था? यानी कि मेरे को सर्टिफिकेट कहां मिला था? सर इंडिया में मिला था। और ऐसी इनकम मैंने कहां अर्न किया था? मैंने क्या अर्न कहां किया था? रिसीव्ड देयर बट स्पेंड इन इंडिया, बट स्पेंड इन इंडिया। सोचने वाली बात है, ये स्पेंड इन इंडिया को तो हम बिल्कुल देखेंगे ही नहीं कि स्पेंड कहां की गई है, ऐसा कोई हमारे पास में लेना देना है ही नहीं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस कनेक्शन इज इन इंडिया, बट बिजनेस कनेक्शन इज इन इंडिया। तो ऐसी इनकम पहली 2 कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो जाती है, नेक्स्ट कैटेगरी के लिए नहीं होती। तो 5000, 5000 और निल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। बोलो सर, आपने गिफ्ट पढ़ा है मेरे साथ में, क्या कहते हो इसके बारे में? ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, सर हमने वहां क्या पढ़ा था? गिफ्ट के प्रोविजंस के अंदर शादी पे नहीं होगा, वेडिंग टैक्सेबल नहीं है। तो इसका मतलब नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। ठीक है जी, क्योंकि गिफ्ट के प्रोविजन क्या कहते हैं कि अगर आपने शादी पे, अगर यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी होता तो हाँ सर फिर टैक्सेबल हो जाता, फिर टैक्सेबल हो जाता, वेडिंग एनिवर्सरी होता तो। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया। लो जी, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो इसका मतलब सिर्फ पहले वाले के लिए टैक्सेबल, बाकी 2 के लिए टैक्सेबल नहीं। ठीक सर, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। तू नहीं भी बताता तो भी हमें पता था कि ये इंडियन कंपनी है। हाँ जी बोलो, इंडियन कंपनी से कुछ भी रिसीव करेंगे, इंडियन कंपनी से कुछ भी रिसीव करेंगे तो बताओ उसके साथ में क्या होगा? जल्दी से बता दो, डिविडेंड के प्रोविजन आपने मेरे से पढ़े हुए, जल्दी से बता दो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर हमने डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी के बारे में क्या पढ़ा था? जल्दी से बता दो। सर याद नहीं है सर, है ना? नहीं याद है ना? इसके ऊपर वो लग सकता है क्या सर? अब देखो किसी बच्चे ने अगर इसको ऐसे पढ़ा, इनकम अर्न फ्रॉम इंडिया, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया, तो उसका काम खराब हो जाएगा, उसका काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पे पता क्या है, इस चैप्टर से बाहर की भी बातें पूछी जा रही हैं। सर टैक्सेबिलिटी के दायरे में तो आते हैं,
लेकिन हमने इनको एग्जम्प्ट कर रखा है सेक्शन 1034 के अंडर। इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड रिसीव होता है वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। तो यहां पे नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, सेक्शन 1034। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है सर? सर सैलरी होता है, सैलरी, सिंपल। ऑनरेरियम रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹15,000 पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, 20,000 रुपए की बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, इनकम होता क्या है? इनकम का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे क्या इनकम हम किसे कहते हैं? हमने 15,000 रुपए के एक्सपेंडिचर किए, हमने 15,000 रुपए के एक्सपेंडिचर किए और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितने पैसे मिल गए? 20,000 रुपए मिल गए। तो हमारी एक्चुअल इनकम कितनी है सर? 5,000 रुपए। आप 20,000 मत लिख देना, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ग्रॉस अमाउंट ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब क्या है जी? सैलरी है एक तरीके से, या फिर कोई कमीशन कह सकते हो, ठीक है। तो कोई बड़ा ऑफिसर था जिसको कि ऑनरेरियम दिया गया, और उसने इस ऑनरेरियम को प्राप्त करने के लिए 5,000 रुपए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सॉरी 15,000 रुपए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे किए। तो उसके पास इनकम कितनी हो गई? इनकम हो गई सर 5,000 रुपए। तो याद रखना, इसको आप 5,000 रुपए के साथ में 5,000 रुपए के हिसाब से लिखना। 5,000 आ जाएगा नेट इफेक्ट, एक्सपेंस माइनस रिसीव, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंस, 5,000। ठीक है सर। अब देखो ये रिसीव किससे की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। भाई साहब सर्विसेज कहाँ रेंडर की होंगी? इसने इंडिया में रेंडर की होंगी। और अगर इंडिया में रेंडर करी है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ भी रिसीव होता है तो वो क्या हो जाता है सर? तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाता है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाता है। तो 5,000 रुपीज जो है वो तीनों के लिए टैक्सेबल है, तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल है। 5 5 5, 15 या 20 मत लिख देना। नेक्स्ट हमारे पास में दिया हुआ है क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। बात ही खत्म, हमने तो सोचना ही नहीं है कुछ, तीनों के लिए टैक्सेबल, क्योंकि इनकम अर्न इन इंडिया हम इसको मान लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। 15/4/2018 को, 15/4/2018 यानी कि हम 19-20 असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर हमारा 15/4/2018 यानी कि 18-19 की बात कर रहे हैं, यानी कि इसी साल की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो इसको हम कैसे मानेंगे? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो पहले के लिए टैक्सेबल, बाकी दो के लिए टैक्सेबल नहीं, केस 4 लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सैलरी ड्रॉन फॉर 2 months फॉर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव्ड देयर। इसका तो जवाब आप ही देंगे मेरे को, मुझे नहीं आता ये, जल्दी से बता दो। 2 मंथ की सैलरी दी थी इंडियन एम्बेसी में काम करने के लिए, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसको अभी हमने पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी थी, उसके अंदर हमने सैलरी दी थी। तो बताओ इसका क्या स्टेटस है? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, तुक्का ही मार दो, गलत ही सर इसको ये मानेंगे कि रिसीव भी इंडिया में ही करा है, हाँ अर्न इंडिया में ही करा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमारे पास में इसको हम क्या मानेंगे? सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया। ये बच्चा क्या बताना चाहता था? सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जाके बाहर अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहते, ये बाहर जाकर के किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, तो तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे हमारा ऐसा ऑफिशियल नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो। ठीक है जी, ये 22 पॉइंट का क्वेश्चन है सर, जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे इस वाले चैप्टर के लिए इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है जी, इसी के साथ में हमारे पास में हमारा जो है वो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसका की नाम है सर स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ इनकम। ठीक है जी।